अध्याय 41 अंतर और समानताएं भाग 2 अंतिम। वास्तव में चेन हे और लियांग पेंग दोनों कियाओ लांग से उसके अमानवीय दुर्व्यवहार के अलावा गुस्से में थे। इसका एक मुख्य कारण ये था कि उसने कई लोगों को जिंदा लाशों के सामने फेंक दिया था। दुनिया बदलने के केवल 6 दिन बाद ही इस तरह का क्रूर कृत्य करने के लिए व्यक्ति को बेहद क्रूर होना चाहिए और उसके दिल में किसी के लिए विशेष रूप से कोई भावना नहीं होनी चाहिए। तो बाई जेमिन ने अभी जो किया उसके बारे में क्या? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे कियाओ लांग को ज़ोंबी द्वारा जिंदा खाए जाने के लिए फेंकते हुए देखा था। जब भी कोई ज़ोंबी उसे खरोंचता या काटता तो वे उसकी डरावनी और दिल दहला देने वाली दर्द भरी चीखें सुनते। हालांकि जब वे सभी पीछे डर से कांप रहे थे तब भी बाई जेमिन हमेशा उदासीनता से सब कुछ देख रही थी। चेन हे और लियांग पेंग के दृष्टिकोण से केवल एक क्रूर व्यक्ति जो शायद पहले ही मार सकता था एक और जीवित प्राणी बिना दया के और बिना किसी हिचकिचाहट के। बेशक अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों में सबसे बुरे के बारे में सोचना हमेशा आसान होता है। आखिरकार यह एक मानवीय गुण था। हालांकि बाई जेमिन के लिए अपने सामने के दो व्यक्तियों के विचारों को जानना असंभव था, ये देखते हुए कि उनकी आंखें कुछ हद तक अनियमित थीं, जैसे कि 90% जीवित बचे लोग उस समय उसे देख रहे थे। बाई जेमिन निर्णय ले सकती थी और प्राप्त कर सकती थी वे क्या महसूस कर रहे थे इसका अंदाजा। हालांकि जिस बात ने उसे उल्लेखनीय रूप से आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि शांगगुआन बिंगजू की आंखों में नजर नहीं बदली थी क्योंकि उसने उसे देखा था। उन चमकदार नीली आंखों में डर का जरा भी निशान नहीं था। इसके विपरीत उसकी नजर में घृणा और भी कम थी। बाई जेमिन खड़ी हुई और अपने घुटनों पर धूल झाड़ते हुए उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर गया? किस बात से? शांगगुआन बिंगजू ने कियाओ लॉन्ग की बेजान लाश को देखने से पहले उसे संदेह से देखा और अलंकारिक रूप से पूछा, मुझे इस बदमाश को मारने के लिए आपसे डरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला और बस आपने कचरा बाहर निकाल लिया है, इसमें कुछ गड़बड़ है। बाई जेमिन सचमुच उसकी बातों से हैरान थी। हालांकि जल्द ही उसने हल्के से हंसने और चलने से पहले धीरे से अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से उसके दिमाग में यह महिला दिलचस्प है विचार आने से पहले शांगगुआन बिंगजू की आवाज ने उसे रोक दिया। एक सेकंड रुको। संदेहपूर्ण दृष्टि से वो पीछे मुड़ा और उसकी ओर देखा, ये सुनने का इंतजार करने लगा कि वह क्या कहती है। हालांकि शांगगुआन बिंगजू ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे घूर कर देखा। बाई जेमिन ने बिना किसी खामी के उसके सफेद हाथ की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी भौं के साथ पूछा, क्या हुआ? अपने जीवन में पहली बार बाई जेमिन ने शांगगुआन बिंगजू को मुस्कुराते हुए देखा जब उसने ये प्रश्न पूछा। उसकी मुस्कान इस हद तक खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था कि इसमें पूरी दुनिया को जमा देने की क्षमता है क्योंकि कोई भी इसे देखने का मौका चूकने को तैयार नहीं होगा। वास्तव में केवल मुस्कुराने से शांगगुआन बिंगजू की संपूर्ण सुंदरता आसानी से 100% बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से बाई जेमिन के पास इतने सुंदर दृश्य की सराहना करने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि शांगगुआन बिंगजू द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्दों ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप पर मेरा कोई खजाना बकाया है? बेहतर या बदतर के लिए आप इस कियाओ लांग कूड़ेदान की देखभाल करने में सक्षम होने का कारण यह था कि मैंने उसका अधिकांश मन समाप्त कर दिया था। अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता और अपने कौशल से वह भाग सकता था। उसकी बातें सुनकर बाई जेमिन का चेहरा उदास हो गया और वह खूबसूरत मुस्कान अचानक एक चालाक छोटी लोमड़ी की मुस्कान में बदल गई। दरअसल शांगगुआन बिंगजू ने जो कहा था वह सच था। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि उसने कियाओ लॉन्ग के अधिकांश मन को खत्म कर दिया और उसका मनोरंजन किया, तो बाई जेमिन को कभी भी अपने कौशल की वास्तविक प्रकृति का पता नहीं चला होगा और यदि कियाओ लॉन्ग ने कोई अप्रत्याशित हमला किया या भागना चाहती थी तो बहुत संभावना थी कि बाई जेमिन ऐसा नहीं करेगी, उसे रोकने में सक्षम हो। आखिरकार हालांकि बाई जेमिन की चपलता बहुत अधिक थी, अपने वायु हेरफेर कौशल के साथ कियाओ लॉन्ग थोड़े समय के लिए आश्चर्यजनक गति का फायदा उठा सकता था। इसके अलावा बाई जेमिन को भी अपनी इच्छा से अधिक उजागर करने के लिए मजबूर किया जा सकता था। बेशक अगर कियाओ लॉन्ग ने बाई जेमिन के पास जाने की हिम्मत की, चाहे उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों न हो,
बाई जेमिन के सामने, जो मूल रूप से कौशल का एक रोल सीखने के बाद एक विशेष बल का सिपाही था, वह आसानी से उसे कुचल सकता था। शांगरुआन बिंगजू को आश्चर्य हुआ, बाई जेमिन भी उसे देखकर मुस्कुराए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कृपया कहा, जरूर, ये लीजिए। शांगरुआन बिंगजू ने गुस्से से खंजर उठाया और बाई जेमिन को कटु दृष्टि से देखा। खंजर तो अच्छी वस्तु थी, परंतु वह हार चाहती थी, ये जाने बिना भी कि यह क्या था। हर कोई जानता था कि सहायक उपकरण विशेष रूप से मूल्यवान थे। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बाई जेमिन सभी की डरी हुई निगाहों के नीचे इमारत में चली गई। हर बार जब वह किसी जीवित बचे व्यक्ति के पास से गुजरता था, तो वह जीवित व्यक्ति घबरा जाता था और डर के मारे अपनी आंखें जमीन की ओर कर लेता था। तसक शांगरुआन बिंगजू ने अपनी जीभ चटकाए, लेकिन फिर भी खंजर अपने पास ही रखा। जब वह इमारत में प्रवेश करने और बचे लोगों के साथ साथ उन आपूर्तियों को व्यवस्थित करने की तैयारी कर रही थी जो कियाओ द्वारा बहुत पहले नियंत्रित की गई थी, तो उसने देखा कि चेन्हे उसे सदमे की स्थिति में देख रहा था। चेन्हे, क्या तुम ठीक हो? उसने भौहें सिकोड़ कर पूछा। उद्धरण चिन्ह ... मैं ठीक हूं, चेन्हे ने जबरन मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया। क्या ऐसा है? शांगरुआन बिंगजू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए उसने बस सिर हिलाया और मामले पर ज्यादा विचार किए बिना इमारत में चली गई। हालांकि कियाओ लॉन की मृत्यु हो गई थी और उसने अपने प्रयासों के लिए एक खजाना हासिल कर लिया था, वास्तविकता यह थी कि चेन्हे के साहस की कमी ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया था। वह जानती थी कि अगर उसने झिझक नहीं की होती और वास्तव में अपना सब कुछ दे दिया होता, तो कियाओ लांग ने उनके साथ लापरवाही से खिलवाड़ नहीं किया होता। हालांकि चेन्हे में मारने के लिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी, जिससे कियाओ लॉन्ग को उसे पकड़ने का मौका मिल गया, और यदि लियांग पिंग नहीं होता तो वह मुसीबत में पड़ सकती थी। यही कारण था कि चेन्हे ने उसे यह नहीं बताया कि वह क्या सोच रहा था और उदास चेहरे के साथ उसके पीछे चला गया। आखिर उसे अपनी गलतियों के बारे में कैसे पता नहीं चला? हालांकि प्रतिभाशाली तीरंदाज को उसके व्यक्तित्व से अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि जिस महिला से वह बचपन से प्यार करता था, वह वास्तव में किसी अन्य पुरुष को देखकर मुस्कुराती थी। अन्य लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन चेन्हे जानता था कि शांगरुआन बिंगजू की मुस्कान हीरे से भी अधिक मूल्यवान और दुर्लभ थी। ये तथ्य कि वह मुस्कुराए, भले ही वह छुपे इरादों वाली मुस्कुराहट थी, उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। धीरे धीरे चेन्हे को समूह के प्रत्येक मुख्य सदस्य के साथ शांगरुआन बिंगजू के मतभेदों और समानताओं का एहसास होने लगा, और अपनी निराशा के लिए पिछली घटनाओं को याद करने के बाद चेन्हे को एहसास हुआ कि शांगरुआन बिंगजू और बाई जेमिन को कितना भी नापसंद किया जाए, या एक दूसरे के बारे में संदेह करने वाले एक निश्चित दृष्टिकोण से सबसे समान थे। अध्याय 42 अनुरोध। बाई जेमिन और अन्य 3 नेताओं ने जिन 20 या उससे अधिक बचे लोगों को भोजन के मुद्दे पर मदद करने के लिए व्यायामशाला से बाहर निकाला था, वे उस समूह में शामिल हो गए जिसका नेतृत्व पहले मृत कियाओ लांग ने किया था। चूंकि कियाओ लॉन्ग ने उन लड़कियों को बचाया था जो महिला छात्रावास में थी जब अराजकता पूरी तरह से भड़क उठी थी, समूह की अधिकांश सदस्य महिलाएं थीं। जीवित बचे लोगों की कुल संख्या लगभग 160 लोगों की थी, जिनमें से लगभग 70% महिलाएं थीं। वर्तमान में बाई जेमिन चौथी मंजिल पर एक मेज पर शांगरुआन बिंगजू, चेन्हे, लियांग पेंग, कई जिंगी और अन्य लोगों के साथ बैठकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रही थी कि आगे क्या करना है। आखिरकार कोई भी वास्तव में इस विश्वविद्यालय में हमेशा के लिए रहना नहीं चाहता था। उनमें से प्रत्येक के अपने अपने लक्ष्य थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ने की आशा थी। बचे हुए अधिकांश लोग बाई जेमिन से डरते थे कि उसने क्या किया, इसलिए किसी ने भी उसका अनादर करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, और वास्तव में उसके शब्द शांगरुआन बिंगजू, चेन्हे और लियांग पेंग की तुलना में थोड़े भारी होने लगे थे। माफ करें। जब वे अधिक अविनाशी भोजन के लिए रेस्तरां में वापस जाने पर चर्चा कर रहे थे, अब लोगों की संख्या बढ़ गई थी, तो दरवाजे से कुछ कांपती आवाज आई और बैठक में बाधा पड़ी। चेन उसने देखा कि वह व्यक्ति एक युवा महिला थी जो डरी हुई थी, इसलिए वह दयालुता से मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम में से कोई भी कियाओ लांग जैसा नहीं है। आपका नाम क्या है?
दरवाजे पर एक सुंदर छोटी सी लड़की डर के मारे रोने लगी क्योंकि हर कोई उसकी ओर मुड़ रहा था। सौभाग्य से चेन हे की उपस्थिति और आवाज ने वास्तव में उसकी नसों को थोड़ा शांत करने में मदद की, क्योंकि लड़की ने सिर हिलाया और झिझकते हुए बोली, मेरा नाम मिंग शुई शुई है। यह यदि संभव हो तो क्या आप कृपया महिला छात्रावास में जा सकते हैं? वहां लोग हैं और वे शायद इस समय भूख से मर रहे हैं। क्या कियाओ लांग ने पहले ही उस क्षेत्र को साफ कर दिया है? शांगुआन बिंगजू ने पूछा, उसकी निगाहें आश्चर्य से भरी थीं। अगर इस लड़की ने जो कहा वह सच है, तो शायद उन लोगों को इस समय बहुत भूख लग रही होगी। आखिरकार दुनिया बदले हुए 6 दिन हो चुके थे, और इस बात पर विचार करते हुए कि किसी ने छात्रावास में बहुत अधिक भोजन नहीं रखा था, उन्हें कम से कम 4 दिन पहले ही सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था। मिंग शुई शुई ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से समझाया, नहीं। वास्तव में राजा, दरअसल कियाओ लांग केवल तीसरी मंजिल तक ही पहुंच पाया था कि उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे जाने से पहले ये केवल संयोगवश था कि मैंने उसे पकड़ लिया, एक अजीब ज़ोंबी की एक झलक जिसकी त्वचा नीली थी और चमकती हरी आंखें। लड़की की व्याख्या सुनकर बाई जेमिन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। यदि यह ज़ोंबी भी एक आधिकारिक रूप से विकसित प्राणी होता तो इससे लड़ना वाकई परेशानी भरा होता, और ईमानदारी से कहें तो बाई जेमिन इसे हराने में 100% आश्वस्त नहीं थी। शांगुआन बिंगजू की नजरें विशेष रूप से तेज थीं और वह उसकी अभिव्यक्ति में बदलाव को देख रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, बाई जेमिन, क्या तुम्हें लगता है कि वह अजीब ज़ोंबी भी उसी स्तर का राक्षस है जिस स्तर का वह भरिंग है जिसे तुमने तब मारा था? शांगुआन बिंगजू का सवाल सुनकर लियांग पिंग और चेन हे की अविश्वास भरी नजर तुरंत बाई जेमिन पर पड़ी। रुको, एक क्षण रुको। लियांग पिंग ने मेज पटक दी और अपने पैरों पर खड़ा हो गया और शांगुआन बिंगजू को बड़ी आंखों से देखा। आप कह रहे हैं कि पहले का वह विशाल डरावना भरिंग बाई जेमिन द्वारा पराजित और मार डाला गया था? लियांग पिंग को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने स्वयं मृत विशाल हाथी भरिंग के शरीर से निकलने वाली प्रचंड शक्ति को महसूस किया था। तब वह कल्पना भी नहीं कर सका कि यह जीवन कितना भयानक था। हालांकि बाई जेमिन ने इसे अकेले हरा दिया था। लियांग पिंग अविश्वसनीय था। बिंगजू, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? चेन हे ने भी पूछने से पहले झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब है, क्या आपने उसे स्वयं बीटल को हराते हुए देखा है? चेन हे के शब्द स्पष्ट थे, क्या आप आश्वस्त हैं कि उसने इसे मार डाला और झूठ नहीं बोला? एक निश्चित दृष्टिकोण से चेन हे के संदेह उतने ही वैध थे जितने लियांग पिंग के थे। हालांकि शांगुआन बिंगजू के पास जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि मौजूदा स्थिति बहुत खराब थी और उसे उम्मीद थी कि बाई जेमिन उसके पहले के सवाल पर अपना सिर हिला देगी। दुर्भाग्य से उसकी इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती थीं और अराजक दुनिया में तो और भी कम होती थीं। कुछ झिझक के बाद बाई जेमिन ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, मुझे कम से कम 80% यकीन है कि ज़ोंबी एक फर्स्ट ऑर्डर प्राणी है। पहले के आदेश। शांगुआन बिंगजू ने नए शब्दों पर ध्यान देते हुए तुरंत पूछा। फिर बाई जेमिन ने धीरे धीरे उस बीटल का नाम और उसके स्तर के बारे में बताना शुरू किया जो उसके रेटिना पर तब दिखाई देता था जब उसने उसे हरा दिया था। फिर उन्होंने विकास के संबंध में अपने विचारों को इस तरह से व्यक्त करने के लिए कुछ दिलचस्प सिद्धांतों का उपयोग किया जिससे बहुत अधिक खुलासा न हो या दूसरों के मन में संदेह पैदा न हो। बाई जेमिन के स्पष्टीकरण को सुनने और फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल की ताकत कितनी भयावह थी, ये सुनकर माहौल बेहद भारी हो गया और हर किसी का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। बाई जेमिन के प्रति हर किसी का नजरिया फिर से बदल गया था, जिससे भय और सम्मान की एक और परत जुड़ गई थी। आखिरकार यदि उसने जो कुछ भी कहा था वह वास्तविक था, तो उसके वर्तमान आंकड़े संभवतः उसके वास्तविक स्तर से कहीं अधिक ऊंचे थे। सबकी अभिव्यक्ति देखकर और चुप्पी का फायदा उठाते हुए बाई जेमिन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ईमानदारी से कहूंगी, जिन लोगों को मैं नहीं जानती और जिन्हें शायद जानती भी नहीं हूं, उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे ठीक से धन्यवाद। क्या आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? उस जगह पर दर्जनों या सैकड़ों महिलाएं भी हो सकती हैं।
बाई जेमिन की बातें सुनकर पहली बार शांगुआन बिंग जू ने अपनी आवाज उठाई। मेरा क्या? बाई जेमिन ने उसे उदासीनता से देखा और धीरे से उत्तर दिया, ईमानदारी से कहूं तो जीवित रहने के अलावा वर्तमान में मेरा एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार को ढूंढना है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान बाई जेमिन जीतने और जीवित रहने में कामयाब रही। इसके कई कारण थे। भरिंग उससे धीमा था, उसकी गतिशीलता सीमित थी, उसके हमले का तरीका पूर्वानुमानित था, इत्यादि। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर विकसित ज़ोंबी से लड़ना एक कीट के खिलाफ लड़ने की तुलना में पूरी तरह से अलग था। यदि फर्स्ट ऑर्डर विकसित ज़ोंबी बाई जेमिन की गति से मेल खा सकता है, तो बाई जेमिन का जीवन वास्तविक खतरे में हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही या गलती के कारण ज़ोंबी उसे खरोंचने में कामयाब हो सकता है। बाई जेमिन के विपरीत, जिसे जीतने के लिए दुश्मन के दिमाग को खत्म करने की जरूरत थी, ज़ोंबी को अपने दुश्मन की मौत का कारण बनने के लिए केवल एक हल्के प्रहार की जरूरत थी। चूंकि बाई जेमिन के पास स्थानांतरित होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगी, चाहे वह कितना भी स्वार्थी क्यों न हो। अचानक शांगुआन बिंग जू की आंखें चमक उठीं और जैसे ही बाई जेमिन के प्रति उसकी बेहतर धारणा गायब हो रही थी, उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। सिकुड़ी हुई आंखों से उसने सवाल किया, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुमने मुझ पर एहसान किया है और बदले में एक बार मेरी जान बचाने की पूरी कोशिश करोगे? तो मेरे साथ आओ। या क्या तुम इतने नीच आदमी हो कि तुम्हारी बात और आपके वादे खोखले हैं? अध्याय 43 एक कठिन जीवन। शांगुआन बिंग जू के शब्दों ने माहौल को पहले से भी अधिक ठंडा कर दिया और नवागंतुक मिंग शीशी सहित कुछ उपस्थित लोगों की नजरें अनजाने में बाई जेमिन की दिशा में उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में घूम गईं। शांगुआन बिंग जू की नजर बाई जेमिन की आंखों में टिकी हुई थी। वह इंतजार करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि उसके ये शब्द कहने के बाद वह किस तरह का उत्तर देगा। हालांकि उसने सोचा कि बाई जेमिन अब तक कितनी उदासीन रही है, इस पर विचार करते हुए वह मना कर देगी। आखिरकार अतीत में उल्लेखित मात्र एक बेकार शब्द के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? ये सोचना तो दूर की बात है कि वह एक आदमी था। ईमानदारी से कहूं तो शांगुआन बिंग जू उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया सुनने के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी। हालांकि बाई जेमिन ने आश्चर्यजनक रूप से शांति से सिर हिलाया और धीरे से कहा, अच्छा, चूंकि आपने इसे इस तरह से रखा है, तो मैं उन लोगों को बचाने में आपकी मदद करूंगा। कम से कम मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करता हूं। बाई जेमिन के पिता एक गंभीर व्यक्ति थे जो शायद ही कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे और बाई जेमिन की शिक्षा में इतने शामिल नहीं होते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनके विचार पुराने हो चुके थे। हालांकि केवल एक ही बात थी जो वह बाई जेमिन को हमेशा याद दिलाती थी जब वह छोटा बच्चा था, एक आदमी का शब्द सोने से भी अधिक मूल्यवान है। अगर तुम अपने वादे भी नहीं निभा सकते तो तुम आदमी कहलाने के लायक नहीं हो। बाई जेमिन में अनगिनत खामियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बात रखी और अपने माता पिता का सम्मान किया, जिन्होंने उन्हें बड़ा करने और उन्हें सर्वोत्तम जीवन देने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। गरीब, हाँ, लेकिन कभी कायर या झूठा नहीं। शांगुआन बिंग जू को स्पष्ट रूप से बाई जेमिन से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, आंशिक रूप से पुरुषों के प्रति उसके तिरस्कार और नफरत के कारण। इसलिए जब उसने उसे अपना सिर हिलाते हुए और कुछ सेकंड से अधिक समय तक बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे शब्द कहते हुए देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गई और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी एलियन को देख रही हो और कुछ अविश्वास के साथ पूछा, तुमने क्या कहा? बाई जेमिन ने उनके प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया और खड़े होकर कहा, हमें पहले कुछ चीजों की योजना बनानी चाहिए। 3 दिन पहले फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ मेरी लड़ाई के परिणामस्वरूप मेरा बायां हाथ व्यावहारिक रूप से टूट गया है और मुझे पूरी तरह से कुछ समय की आवश्यकता होगी वापस पाना। ये कहते हुए बाई जेमिन ने अपने बाएं हाथ को विभिन्न कोनों में घुमाया और सभी ने तुरंत देखा कि वास्तव में वह हाथ, जो एक अजीब दस्ताने से ढका हुआ था, ऐसे अनियमित रूप से घूम रहा था जैसे कि वह जेली हो। तब आप ठीक होने तक इंतजार क्यों नहीं करते? चेन हे ने उसे कुछ चिंता के साथ देखा और प्रस्ताव दिया, यदि आप अपनी चरम स्थिति के बिना लड़ते हैं तो आपके मरने की संभावना है। आखिरकार वह ज़ोंबी उतना ही मजबूत या उससे भी अधिक मजबूत हो सकता है जिसका आपने पहले सामना किया था।
लेकिन अगर हम बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हैं तो महिला छात्रावास में वे लड़कियां वास्तव में भूख से मर सकती हैं। लियांग पेंग ने समस्या बताई। बस चीजें ऐसी ही हैं। बाई जेमिन ने एक एक करके सभी को देखा, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि वे क्या सोच रहे थे। चेन हे ने उसे कुछ आश्चर्य, ईर्ष्या, भय का एक संकेत और चिंता के एक और संकेत के साथ देखा। लियांग पेंग ने उसे जटिल आंखों से देखा। आखिरकार कुछ समय पहले उन दोनों के बीच मौखिक टकराव हुआ था जो लगभग मांसपेशियों के टकराव में बदल गया था, और लियांग पेंग ने बाई जेमिन से अब तक जो देखा था उसे देखते हुए उसके लिए जीतना असंभव था। कई जिंगी, फू जुएफेंग और अन्य दो छात्र जिन्होंने पहले बाई जेमिन का अनुसरण करने का फैसला किया था, उसे चिंता से देख रहे थे। आखिरकार बाई जेमिन मूल रूप से एकमात्र स्रोत था जहां से वे वर्तमान में शक्ति प्राप्त कर सकते थे, विशेष रूप से फू जुएफेंग जो उसके प्रति बेहद आभारी महसूस करता था। जहां तक शांगुआन बिंगजू की बात है, वह अभी भी बाई जेमिन की समझ में न आने वाली किसी बात से स्तब्ध थी। फिर ध्यान से सुनो, क्योंकि सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी, अन्यथा हमारे पास उस जगह से जीवित निकलने की अधिकतम 50 से 60% संभावना ही है। बाई जेमिन ने विकसित ज़ोंबी से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के साथ साथ उसके विचार को समझाना शुरू किया। महिला छात्रावास में चौथी मंजिल पर एक कमरे के अंदर दरवाजे को बंद करने के लिए उसके सामने कई चीजें रखी हुई थीं। एक बिस्तर पर 4 लड़कियां जमा थीं, उनकी आंखों में भय और थकान भरी हुई थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, मानो वहां कोई नहीं रहता हो। माहौल बेहद निराशाजनक था। चारों लड़कियां स्पष्ट रूप से समझ गईं कि लाशें आवाज से बता सकती हैं कि वे कहां हैं, इसलिए उनमें से किसी की भी इतनी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक लड़की जिसका कद काफी छोटा था, उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा, गाओमिन, मुझे भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ बचा है? गाओमिन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, लीना, सूखी कुकीज का जो आखिरी पैकेट बचा था वह आज सुबह हम सभी ने खत्म नहीं किया। गाओमिन, क्या आप कह रहे हैं कि हम मरने वाले हैं? अचानक एक और लड़की जिसका चेहरा फैनवू नामक एक बच्चे की तरह बेहद प्यारा था, ने गाओमिन की ओर देखते हुए ये कहा। उसका हृदय भय और चिंता से भर गया क्योंकि भूख ने उसकी विवेक की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। गाओमिन ने अपने दोस्त की ओर देखा और सांत्वना दी, चिंता मत करो फैनवू, मुझे यकीन है कि कोई हमें बचाने के लिए जल्द ही आएगा। लेकिन पूरी जगह लाशों से त्रस्त है, और हालांकि एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले उनमें से कई को मार डाला था और वह बेहद मजबूत लग रहा था, अंत में उसे भी पीछे हटना पड़ा। ली ना ने उस दृश्य को याद किया जहां कियाओ लोंग ने स्पष्ट रूप से अजेय लाशों का वध किया था। तभी चारों लड़कियों ने छिपकर खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। हालांकि अजीब शक्तियों वाला वह आदमी भी कुछ मंजिल ऊपर जाने के बाद बुरी तरह भागने को मजबूर हो गया। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और गाओमिन भी इस बार सांत्वना के शब्द नहीं बोल सके। सच कहूं तो उसे भी यहां से जीवित निकल पाने की आशा न थी। दुनिया पहले ही अस्त व्यस्त हो चुकी थी और यहां वे एक उंगली उठाने की हिम्मत किए बिना बंद थे, तो कोई उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? हालांकि वह छोटी सी आशा ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने लगभग 1 सप्ताह तक ठीक से खाना न खाने के बाद इन 4 लड़कियों को एक साथ रखा और स्वस्थ रखा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वह कौन है। अगर कोई मेरी जान बचाता है और मुझे इस नरक से बाहर निकालता है तो मैं उसकी पत्नी बनने को तैयार हूं। अचानक उन चारों दोस्तों में से एक ने कहा जो चुप थे। अवसर पाकर गाओमिन ने धीरे से मजाक किया, हमारी आकर्षक राजकुमारी का प्रेमी बनने के लिए मुझे आश्चर्य है कि कौन इतना भाग्यशाली होगा। बाह! सामने वाली लड़की ने अपनी आंखें घुमाई और धीरे से हंसी। उसका नाम वू यीजुन था। उसके लंबे काले बाल, एक आकर्षक अंडाकार चेहरा, चमकदार आंखों की एक सुंदर जोड़ी थी और उसका शरीर प्रभावशाली था। वक्ष क्षेत्र विशेष रूप से अच्छी तरह से उभरा हुआ था। वू यीजुन वास्तव में पूरे विश्वविद्यालय में शांगुआन बिंगजू के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत महिला थी। इसलिए सर्वनाश से पहले प्रतिदिन उसके साथ प्रेमालाप करने वाले पुरुषों की संख्या अनगिनत थी, और शायद उनमें से बहुत से लोग जोखिम लेने को तैयार होते यदि उन्हें पता होता कि उसने अभी क्या कहा है।
कई मिनटों तक कमरे में सन्नाटा रहने के बाद वू यीजुन ने कुछ चिंतित होकर पूछा, क्या आप सभी सोचते हैं कि बिंग जू सुरक्षित है? वह निश्चित रूप से ठीक है। गाओ मिन ने इस बार भी संकोच नहीं किया और निश्चितता के साथ जवाब दिया। हालांकि वह शांगुआन बिंग जू से विश्वविद्यालय में ही मिली थी, लेकिन वे काफी करीब आ गए थे और वह जानती थी कि शांगुआन बिंग जू आसानी से हार मानने वाली महिला नहीं थी। आप सही कह रहे हैं, वो यीजुन ने आह भरी। वह और शांगुआन बिंग जू कई वर्षों से दोस्त थे, इसलिए उसे यह स्पष्ट था कि यद्यपि उसकी दोस्त कभी कभी अहंकारी हो सकती थी और उसके परिवार की सख्त परवरिश और पिछली समस्याओं के कारण उसका उदासीन रवैया ज्यादातर लोगों के लिए थोड़ा कष्टप्रद हो सकता था। उन चारों के विपरीत शांगुआन बिंग जू निश्चित रूप से इधर उधर बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। चूंकि शांगुआन बिंग जू का जीवन पहले से ही काफी कठिन और दुखद था, इसलिए यह नई दुनिया उसे तोड़ने में सक्षम नहीं होगी। वो यूजिन का यही दृढ़ विश्वास था। टकराना। अचानक सन्नाटे के बीच दूर किसी चीज के टकराने की आवाज आई। अध्याय 44 सशक्त बनाना। चारों लड़कियां सावधानी से खिड़की के पास पहुंची। उनकी आंखें डर से भरी थी, लेकिन साथ ही उस आतंक के बीच आशा की एक छोटी सी किरण भी थी। आशा है कि इस इमारत से बचाया और रिहा किया जाएगा, जो अब एक जेल बन गई है। एक जेल जो उन्हें सुरक्षित रखती थी, लेकिन साथ ही धीरे धीरे उन्हें मार भी रही थी। देखो, यह एक व्यक्ति है। गाओ मिन खुशी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने अपनी आवाज को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरकार मदद आ गई? ली ना ने देखा कि अचानक आवाज के कारण आसपास के इलाके में लाशें हिलने लगीं। ये जीव जो चुपचाप और बिना हिले डुले उस जगह को घेरे हुए थे, यही कारण था कि भूख लगने पर भी किसी भी लड़की ने खिड़की से भागने की कोशिश नहीं की। हालांकि मौन को तोड़ने वाले अचानक शोर ने उन्हें सफलतापूर्वक आकर्षित किया। वू यीजुन और फैंग वू ने भी चमकती आंखों से इस दृश्य को देखा। वे एक बार और हमेशा के लिए नरक से बचाए जाने की लालसा कर रहे थे। बाय जेमिन, शांगुआन बिंग जू, लियांग पिंग और चेन वह एक 4 मंजिला इमारत के शीर्ष पर खड़े थे और कांपते कदमों के साथ लाशों को अपनी दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। वह बच्चा अब निश्चित रूप से साहसी हो गया है। लियांग पिंग मदद नहीं कर सके, लेकिन इशारा करने से रह गए और उन्होंने थोड़ा आश्चर्य से आगे की ओर देखा। कई मीटर दूर जमीन पर फू जुएफेक सड़क के बीच में जो कुछ भी मिला उससे मारकर आसपास की इमारतों की खिड़कियों को नष्ट कर रहा था। उसके हाथ में जुबान युवान तलवार किसी भी लाश के सिर को काटने के लिए जिम्मेदार थी, जो बहुत करीब आ गई थी, और फुल कोट जो बाय जेमिन ने उसे अस्थायी रूप से उधार दिया था, उसने प्राणियों द्वारा संक्रमित होने के 70% जोखिम को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया था। सुसज्जित गियर के कारण कम से कम 2 से 3 गुना अधिक आंकड़ों के साथ फू जुएफेक को अब लाशों का डर नहीं रहा और उनमें से कुछ दर्जन को मारने के बाद उसने लेवल 6 रिवॉल्वर बनने के लिए पहले से ही पर्याप्त आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया था। फू जुएफेक ने भी बाय जेमिन की सलाह का पालन करने का फैसला किया और हर बार अपने स्तर ऊपर आने पर अपने अर्जित स्थिति अंक चपलता और सहन शक्ति को दे दिए। हर बार जब उसने अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस की, बाय जेमिन के प्रति उसकी कृतज्ञता बढ़ती गई और साथ ही उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी और दूसरों की शक्ति में कितना बड़ा अंतर है। 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था जब बाय जेमिन और अन्य लोगों ने महिला छात्रावास में बंद लोगों को बचाने के मामले पर चर्चा पूरी कर ली थी। बैठक के दौरान एक योजना बनाई गई जिसमें 4 भाग शामिल थे। योजना का पहला भाग शोर मचाकर आसपास के सभी ज़ोंबी या किसी अन्य प्राणी को लुभाना था। इस तरह वे अन्य शत्रुओं का सामना करने से बच सकते थे और व्यावहारिक रूप से घिरे होने की संभावना को कम कर सकते थे। साथ ही पीछे हटने की जरूरत पड़ने पर यह रास्ता भी खोलेगा। कै जिंगी, अब आपकी बारी है। फू जुएफेक सुंदर कै जिंगी के पास पहुंचे और पूरा कोट उतार दिया और उसे जुआनयुवान तलवार सौंप दी। कै जिंगी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पास आकर उसने लाशों के समूह को डरते हुए देखा, जिनके अंगों को फू जुएफेक ने पहले काट दिया था। 20 से अधिक लाशें अपने ही खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थीं, जो लगातार उसकी दिशा में गुर्राते हुए उनके घावों से बाहर निकल रही थीं। हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां बेहद क्रूर थीं और खून की गंध बेहद घृणित थी। कै जिंगी ने अपने दांत पीस लिए और नीचे की ओर तेजी से वार करने से पहले तलवार को ऊंचा उठा लिया।
आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 4 की आत्मा शक्ति हासिल कर ली है। सहन शक्ति जोड़ 4। आपने लेवल 2 तक लेवल कर लिया है। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट प्राप्त होते हैं। जुबान युवान तलवार की शानदार धार के कारण एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना जो लगभग किसी भी स्तर के 40 राक्षस या दुश्मन की रक्षा को भेदने की क्षमता रखता है। ज़ोंबी का सिर इतनी आसानी से अलग हो गया जैसे कि यह मक्खन को काटने वाला एक गर्म चाकू हो। कई जिंगी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने ज़ोंबी के जीवन को इतनी आसानी से समाप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। ठीक इसी कारण से उसने अपने पिछले कट में इतनी ताकत का इस्तेमाल किया था, और अगर यह ब्लेड से यात्रा करने वाले मांस को काटने की दर्दनाक अनुभूति के लिए नहीं था, अपने हाथों में तलवार से वह जमीन का एक हिस्सा भी काट सकती थी। अभी भी डरी हुई थी, लेकिन साथ ही थोड़ा साहसी और उत्सुक महसूस करते हुए वह सावधानी से दूसरे ज़ोंबी की ओर चली, और ये देखकर कि वास्तव में कोई खतरा नहीं है, उसने फिर से काट दिया। अचानक एक विकृत कुत्ता एक कोने में दिखाई दिया और खून की आवाज और गंध से आकर्षित होकर कई जिंगी की ओर जानलेवा इरादे से भरी आंखों से देखने लगा। कई जिंगी का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि वह केवल भयभीत कुत्ते को देखती रह गई थी। वर्तमान स्थिति अक्षम लाश से बहुत अलग थी। कई जिंगी की औसत व्यक्ति की गति के अलावा वह कभी भी उत्परिवर्तित कुत्ते से बच नहीं सकती थी, जो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 3 से 4 गुना तेज था। झकझोरना, झकझोरना, झकझोरना। दूर से 3 ऊंची ऊंची सिसकारियां सुनाई दी, और अगली चीज जो डरी हुई कई जिंगी ने देखी वह ये थी कि कैसे परिवर्तित कुत्ता बिना किसी दर्द के गुर्राते हुए जमीन पर गिर गया। एक तीर ने जानवर के सिर को छेद दिया था, दूसरे तीर ने उसकी गर्दन को छेद दिया था, और एक अन्य तीर उसके पेट में मजबूती से धंसा हुआ था। छिद्रों से लाल रक्त धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, जिससे अब बेजान शरीर के चारों ओर एक छोटा सा गड्ढा बन गया। कई जिंगी ने सड़क के पार की इमारत को देखने से पहले मुड़े हुए कुत्ते को देखा, जिसे कुछ ही सेकंड में मार दिया गया था, और तुरंत याद आया कि वह वास्तव में अकेली नहीं थी। राहत की सांस लेते हुए और धन्यवाद में मुस्कुराते हुए उसने बाकी लाशों को मारना शुरू कर दिया और स्तर ऊपर उठाना शुरू कर दिया। हर बार जब वह आगे बढ़ी तो उसने फुजुएफे की तरह चपलता में 1 अंक और सहन शक्ति में 1 अंक जोड़ा, क्योंकि शुरुआत में ये 2 आंकड़े जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। पर्याप्त चपलता के साथ कोई भी हमलों से बच सकता है और भाग सकता है, और साथ ही लड़ने की संभावना भी दे सकता है, लेकिन थकावट को झेलने के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आता। चेन हे ने धीरे से आह भरी और अपना धनुष नीचे कर लिया। वर्तमान में चेन हे का धनुष कोई खजाना नहीं था, यह उसके तीरों की तरह ही एक सामान्य धनुष था। इसलिए उत्परिवर्तित कुत्ते के बालों को भेदने के लिए उसे कुछ जादुई शक्ति का उपयोग करके तीरों की नोक में कुछ मन डालने की आवश्यकता थी। हालांकि क्योंकि वह अभी तक इस नई ऊर्जा को नियंत्रित करने में पर्याप्त कुशल नहीं था, लंबे समय में खपत काफी अधिक थी। हमें जल्द ही योजना का तीसरा भाग शुरू करना चाहिए, बाई जेमिन ने कहा, और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना इमारत से बाहर कूद गई। योजना का दूसरा भाग उन लोगों को लड़ने के साहस के साथ सशक्त बनाने के अवसर का लाभ उठाना था, और वर्तमान में समाप्त होने में बहुत कम समय बचा था। इसलिए अब अंतिम 2 भागों को लागू करने का समय आ गया है, जो वास्तविक लड़ाई की वास्तविक शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्याय 45 कांग लैन, कम उपचार। फुजुएफेग। बाई जेमिन अन्य प्राणियों या अधिक लाशों को आकर्षित करने की चिंता किए बिना जोर से चिल्लाए। वास्तव में यही विचार था। फुजुएफेग तेजी से उसके पास आए और श्रद्धा और कृतज्ञता से भरी नजरों से पूछा, बड़े भाई बाई, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अभी के लिए इतना ही काफी है। काय जिंगी, झोंग डे और कांग लैन को आराम करने के लिए वापस आने दीजिए। बाई जेमिन ने गहरी आवाज में आदेश दिया। झोंग डे दूसरा व्यक्ति था जिसने बाई जेमिन का अनुसरण करने का फैसला किया था। अतीत में विश्वविद्यालय की स्थानापन्न बास्केटबॉल टीम का हिस्सा होने के कारण उनका शरीर अच्छी स्थिति में था। जहां तक कांग लैन की बात है, वह चश्मे वाली लड़की थी जो खड़ी भी हुई थी। वह उन 4 में से आखिरी थी जिसने बाई जेमिन के आकर्षक लेकिन खतरनाक प्रस्ताव को स्वीकार करने का साहस किया। अतीत में वह बहुत अध्ययनशील थी और आम तौर पर किसी भी चीज में अपनी अलग पहचान नहीं रखती थी,
हालांकि उसकी शांत उपस्थिति के पीछे एक बहुत ही बहादुर और दृढ़ महिला थी। जब वे चारों वापस लौटे तो कांग लैन ने जुआन युवान तलवार और पूरा कोट बाई जेमिन को सौंप दिया। वह लाशों को मारने वाले 4 में से आखिरी थी। आप में से प्रत्येक किस स्तर पर है? बाई जेमिन ने तब पूछा जब उन्हें वे कौशल रोल मिले जो उन्होंने अपनी पहली लाश का शिकार करने के बाद प्राप्त किए थे। अपने अधीन लोगों को अधिक नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था कि किसी कौशल का उपयोग करने से पहले उन्हें उसे दिखाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा विचार था जो फू जुएफेंग के साथ जो हुआ उसके बाद उसके मन में आया था। मेरा स्तर 5 है। मैंने चपलता और सहनशक्ति में अपने अंक समान रूप से वितरित किए। कई जिंगी ने उससे घूरते हुए घोषणा की। स्तर 5। मेरी पसंद ताकत और चपलता थी। झोंग दे ने चुप रहने से पहले गंभीर स्वर में जवाब दिया। मेरा स्तर भी 5 है लेकिन कांग लैन कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। हालांकि अंत में उसने धीरे से समझाया, मैंने अभी तक अपने स्टेटस पॉइंट वितरित नहीं किए हैं, मेरे पास 10 मुफ्त हैं। ओह। बाई जेमिन ने उसे थोड़ा भ्रमित होकर देखा और धीरे से पूछा, ऐसा क्यों है? यदि आप मेरे द्वारा प्राप्त कौशल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कांग लैन ने उस स्क्रॉल की ओर इशारा किया जो उसने बाई जेमिन को सौंपा था। कौशल स्क्रॉल का निरीक्षण शुरू करने से पहले बाई जेमिन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर हिलाया। चपलता बूस्ट अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 3। इस कौशल को सीखने के बाद चपलता स्थायी रूप से जोड़ 2 अंक बढ़ जाती है। पावर बूस्ट अवर्गीकृत कौशल स्तर 3। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए आपको 3 मन बिंदुओं का उपभोग करने की आवश्यकता है। सक्रियण के बाद ये 5 मिनट के लिए ताकत को जोड़ 3-5 अंक तक बढ़ा देता है। प्रभाव समाप्त होने के बाद कौशल का ठंडा होने का समय 20 मिनट है। कम हीलिंग प्रथम क्रम कौशल स्तर 1। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए 10 मन बिंदुओं का उपभोग किया जाना चाहिए और उपयोगकर्ता के पास कम से कम 5 जादुई अंक होने चाहिए। ये छोटे घावों को ठीक कर सकता है और इसके निरंतर उपयोग से हड्डी के फ्रैक्चर के उपचार में तेजी आ सकती है। जादुई शक्ति उपचार को प्रभावित करती है। इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद यह 12 घंटे के लिए ठंडा हो जाता है। चपलता बूस्ट काई जिंगी द्वारा हासिल किया गया था। पावर बूस्ट का अधिग्रहण झोंग डे द्वारा किया गया था और लेसर हीलिंग कांग लैन द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। पहले 2 कौशलों के लिए बाई जेमिन की प्रतिक्रिया काफी आकस्मिक थी। हालांकि कांग लैन द्वारा प्राप्त कौशल को देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यहां तक कि जब फू जुएफेंग ने लाशों को अक्षम कर दिया था तब भी कांग लैन ने वास्तव में इतना अच्छा कौशल हासिल किया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी बाई जेमिन को उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन पहले लिलिथ ने उसे जो बताया था उसके अनुसार भले ही वे मजबूत राक्षसों का शिकार करते हों, उन्हें वही मिलेगा जो उन्हें एक ज़ोंबी को मारने के मामले में मिलता था, क्योंकि सोल रिकॉर्ड ये भेद करने में सक्षम था कि किसी व्यक्ति को बाहरी मदद मिली थी और जब उन्होंने अपने दम पर कुछ किया। यही कारण था कि बाई जेमिन ने अधिक शक्तिशाली राक्षसों की तलाश करने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कांग लैन इतनी गुणवत्ता का कौशल हासिल कर लेगी। हालांकि वह किसी भी तरह से युद्ध में उपयोगी नहीं थी। इस कौशल के साथ जब तक कोई उसकी रक्षा करता वह पीछे से उपचार का ध्यान रख सकती थी। निस्संदेह ऐसा संभव होने के लिए कांग लैन के पास बहुत सारा मन होना आवश्यक था और जितना अधिक जादू उतना बेहतर। हालांकि अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। बाई जेमिन चश्मे वाली लड़की को देखने से खुद को रोक नहीं सकी, जैसे कि वह कोई खजाना हो। शायद उसकी नज़र में बदलाव को महसूस करते हुए कांग लैन थोड़ा सा शर्माते हुए, थोड़ा सा छटपटाने से खुद को नहीं रोक सकी। कांग लैन, आपके वर्तमान आंकड़े क्या हैं? बाई जेमिन ने एक पल सोचने के बाद पूछा। यह है। कांग लैन की आंखें घूम गईं जब उसने व्यक्तिगत स्थिति विंडो को देखा जिसे केवल वह देख सकती थी और ध्यान से बोली, ताकत 4, चपलता 5, सहनशक्ति 8, मन 20, जादू 35। यहाँ यही कहा गया है। बाई जेमिन की आंखें चमक उठीं और उसके बगल में लिलिथ की आवाज सुनाई दी, ओह! इस लड़की के पास अच्छी मात्रा में जादुई शक्ति है। वास्तव में, जबकि वह बाई जेमिन की तुलना में उतनी प्रभावशाली नहीं थी और जबकि उसके बाकी आंकड़े औसत थे,
कांग लैन के पास कम से कम 2 गुना मन था जितना कि एक सामान्य व्यक्ति सोल रिकॉर्ड और उसके जादुई के आगमन के बाद प्राप्त कर सकता था। शक्ति भी मानवीय प्रतिभा के स्तर पर थी। अच्छा ऐसा है। बाई जेमिन बाहरी रूप से शांत रहे और उन्होंने अपने चेहरे पर आश्चर्य प्रकट नहीं होने दिया और धीरे से कहा, मन और जादू में अपने सभी अंक आवंटित करें। आप वितरण का निर्णय लें। ठीक है। दोनों आंकड़ों के लिए 10 अंक आवंटित करने से पहले कांग लैन ने तुरंत सिर हिलाया। वह भी बाई जेमिन के इरादे को समझ गई और गुप्त रूप से प्रसन्न हुई। हालांकि यह सच था कि कई जिंगी और बाकियों की तुलना में उसकी युद्ध शक्ति बेहद कम होगी। अगर वह सक्रिय जादुई कौशल हासिल करने में कामयाब रही तो उसकी शक्ति भी छत के माध्यम से आसमान छू जाएगी, एक मछली बन जाएगी जो ड्रैगन के माध्यम से कूद जाएगी दरवाजा। इसके अलावा जब तक बाई जेमिन वहां थी, कांग लैन को पता था कि उसकी सुरक्षा और भलाई की गारंटी निश्चित रूप से दी जाएगी। यदि बाई जेमिन की मृत्यु हो गई तो तब कांग लैन को उसे हराने में सक्षम दुश्मन के खिलाफ जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं होगी, इसलिए वह उन समस्याओं के बारे में भी चिंता नहीं करती थी जिनका उसके पास कोई समाधान नहीं था। आप में से प्रत्येक अपना अपना कौशल सीखता है। बाई जेमिन ने कांग लैन को देखने से पहले कौशल स्क्रॉल वापस दिए और आदेश दिया, कांग लैन, अपने कौशल का उपयोग मेरे बाएं हाथ पर करो। उसके हाथों में मौजूद स्क्रॉल अनगिनत सफेद प्रकाश कणों में बदल गया जो उसके शरीर में प्रवेश कर गए। उसकी आत्मा की गहराई में अजीब सफेद रेखाओं वाला एक पारदर्शी रंग का रून बन गया। कांग लैन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जैसे कि उसने इसे अपने पूरे जीवन में किया हो, उसने कौशल को सक्रिय किया। उसके हाथों में एक फीकी पीली सफेद रोशनी चमकी और उसने बाई जेमिन के टूटे हुए हाथ को ढक लिया। अपने मैना रिजर्व के अचानक नष्ट हो जाने के बाद कांग लैन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हालांकि बाई जेमिन को अभी भी उसे घूरते हुए देखकर उसने अपने दांत पीस लिए और अपने कौशल को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया। इस प्रकार कुछ ही सेकंड में अपना सारा मन खर्च कर दिया। बाई जेमिन ने तुरंत बदलाव महसूस किया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी टूटी हुई कलाई की मरम्मत हो रही है और हड्डियों के एक बार फिर आपस में टकराने की आवाज बेहद स्पष्ट थी, जिससे हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अध्याय 46 तैयारियां तैयार हैं, भाग 1। बाई जेमिन को अपनी कलाई के अंदर से बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना था कि उसे अपने दांत भींचने पर मजबूर होना पड़ा ताकि उसके मुंह से गुर्राहट की आवाज बाहर न निकल सके। हालांकि वह असहनीय दर्द जल्द ही खुजली में बदलने लगा, बेहद असुविधाजनक खुजली। सौभाग्य से वह भावना भी अल्पकालिक थी, शायद कांग लैन के कौशल के कारण। कांग लैन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और उसके पहले लाल होंठ अपना रंग खोने लगे जैसे कि वह अचानक किसी तरह की बीमारी से पीड़ित हो। वह अचानक आए चक्कर से थोड़ा लड़खड़ा गई, जो उसे बेरहमी से आया। सौभाग्य से बाई जेमिन को पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी क्योंकि उसने खुद फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपना सब कुछ खर्च करने के बाद उसी भावना का अनुभव किया था। मन अचानक, अच्छा काम कांग लैन। बाई जेमिन ने उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया और उसे गिरने से बचाते हुए उसे धीरे से सहारा दिया। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दी। हालांकि इतने कम समय में अपने सारे मन का उपयोग करने के परिणामस्वरूप वह थक गई थी और कुछ हद तक उबकाई महसूस कर रही थी, लेकिन बाई जेमिन, जो आमतौर पर दूसरों के प्रति उदासीन और लापरवाह रहती थी, से ऐसी प्रशंसा पाकर वह वास्तव में बेहद संतुष्ट महसूस करती थी, जिसका मतलब था कि वह वास्तव में उसकी सराहना करता था। पिछला कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने कई जिंगी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, कई जिंगी, कांग लैन का समर्थन करें और उसे आराम करने में मदद करें। कई जिंगी ने सिर हिलाया और तेजी से उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी और वे दोनों इमारत के अंदर पीछे चले गए। खुद को मुक्त करने के बाद बाई जेमिन ने अपने सामने फू जुएफेग और झोंग डे को देखा और उन्हें आगे क्या करना है इसके बारे में सरल आदेश और निर्देश देना शुरू कर दिया। इस बीच लियांग पेंग, चेन हे और शांगुआन बिंग जू जोबी को हराने की योजना के तीसरे भाग को शुरू करने और लागू करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वे 100% निश्चित नहीं थे कि यह प्रथम श्रेणी का विकसित प्राणी था या नहीं। इस नई दुनिया में जहां मृत्यु केवल आधा कदम दूर थी, सबसे कमजोर दुश्मन से भी लड़ने के लिए यथासंभव सर्वोत्तम तैयारी करना सबसे अच्छा था।
ये पर्याप्त होना चाहिए। शांगगुआन बिन जू ने धीरे से हौंकते हुए दोनों हाथ पीछे खींच लिए। उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि पसीने की एक छोटी सी बूंद उसके खूबसूरत चेहरे से धीरे धीरे फिसल रही थी, जो अब पहले की तरह बिल्कुल सफेद होने के बजाय बीमार सफेद दिख रही थी। उसके सामने लगभग आधा मीटर लंबा बर्फ का ढेर था। बर्फ के ढेर की लंबाई के साथ साथ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी बर्फ की कीलें थीं जो बाहर की ओर इशारा करती थीं। यह अत्यंत भेदने की शक्ति वाला एक हथियार था, जो आसानी से लक्ष्य के शरीर में प्रवेश करने में सक्षम था और शरीर के साथ विपरीत दिशा में कीलों के कारण इसे छेदने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से मुक्त होना बेहद मुश्किल होता था। तुम ठीक हो? चेन हे ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। शांगगुआन बिन जू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और इसे बेहतर ढंग से देखने के लिए बर्फ का हिस्सा उठाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि ये दांव छड़ी की तरह बेहद पतला था और बेहद नाजुक दिखता था, शांगगुआन बिन जू को अपनी रचना पर भरोसा था। आखिरकार उसने अपने मन का 90% उपभोग कर लिया था, यही कारण है कि वह मानसिक रूप से बहुत थक गई थी। शांगगुआन बिन जू ने न केवल अपना सारा मन व्यावहारिक रूप से इस छोटे से आधे मीटर के बर्फ के ढेर में केंद्रित कर दिया था, बल्कि उसने अपनी जादुई शक्ति का हर हिस्सा भी इसमें भर दिया था और अपने मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका को अपनी रचना में केंद्रित कर दिया था। ये कहना किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह बर्फ का दांव उसके बर्फ कौशल से अब तक बनाया गया सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ हथियार था। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने और वस्तु की ताकत की जांच करने के लिए उसने लियांग पेंग को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए बर्फ के खंभे पर हथौड़े से प्रहार करने के लिए कहा। अगर यह चीज टूट जाए तो बाद में मुझे दोष मत देना। जब लियांग पेंग ने छोटे से दांव को देखा तो वह अपना सिर खुजलाने से खुद को नहीं रोक सका। अगर यह कम से कम इतना विरोध नहीं कर सकता है तो जो योजना हम पहले लेकर आए थे वह कभी भी काम नहीं करेगी। शांगगुआन बिन जू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लियांग पेंग ने अपने कंधे उचकाए और हथौड़े को ऊंचा उठाया। जोर से दहाड़ते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर प्रहार किया और हथियार के वजन का पूर्णता से उपयोग किया। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन ऐसे कांप उठी मानो किसी भी क्षण ढह जाएगी और 1 मीटर से अधिक लंबी कई दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि चेन हे को आश्चर्य हुआ और लियांग पेंग को अविश्वास हुआ। हथौड़े के नीचे का बर्फ का टुकड़ा जिस पर प्रभाव पड़ा था वास्तव में बिखरा भी नहीं था, क्योंकि इसने अभी भी हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक छोड़ी थी जो सब कुछ जमा देने में सक्षम लग रही थी। प्रभावशाली। चेन उन्होंने ईमानदारी से प्रशंसा की। वह पहले वाला हमला एक पूरी दीवार को गिराने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन शांगगुआन बिन जू द्वारा बनाई गई बर्फ की हिस्सेदारी ने इसे ऐसे झेला जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। शांगगुआन बिन जू ने भी सिर हिलाया और उसकी आंखों में संतुष्टि की झलक दिखाई दी। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का काम पूरा हो चुका है। बाई जेमिन वापस लौटी, सीधे ऊपरी मंजिल पर कूद गई और खिड़की से प्रवेश कर गई। हालांकि अतीत में ऐसी बात असंभव थी, लेकिन उनके वर्तमान आंकड़ों के साथ ऐसी बात अब कोई बड़ी बात नहीं रही। यहां सब हो गया। चेन हे ने उसे उत्सुकता से देखते हुए उत्तर दिया और पूछा, तुम्हारे पक्ष की चीजें समाप्त हो गईं? खत्म। बाई जेमिन ने जवाब दिया और अपने बाएं हाथ की जांच करते हुए एक कोने में बैठ गई। इससे पहले बाई जेमिन ने अनुमान लगाया था कि उनकी टूटी हुई कलाई को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह और लगेगा। हालांकि उन्हें ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि अब उन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए केवल लगभग 5 दिनों की आवश्यकता है। इसका कारण स्वाभाविक रूप से कांग लैन द्वारा उस पर इस्तेमाल किया गया कम उपचार कौशल था। बिल्कुल, कांग लैन का कम उपचार कौशल ही बाई जेमिन के शीघ्र स्वस्थ होने का कारण नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण उनका अत्यधिक उच्च स्वास्थ्य स्तर था, जो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उनकी उपचार प्रक्रिया को लगभग 10 गुना तेज कर रहा था। 90 स्वास्थ्य अंक और कांग लैन के कौशल के साथ साथ एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसकी उच्च जादुई शक्ति के साथ बाई जेमिन जिस गति से ठीक हो रही थी वह बस आश्चर्यजनक थी। बाई जेमिन ने अनुमान लगाया कि 3 दिनों तक दिन में 2 बार उपचार से उनकी टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ जाएंगी और उनकी मरम्मत हो जाएगी।
उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने सोचा कि उसके अतीत और वर्तमान के बीच शक्ति में कितना बड़ा अंतर है। बाई जेमिन ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि भविष्य में उसके लिए क्या होगा। बेशक पहले उसे अगली लड़ाई में जीवित रहने की जरूरत थी जिसमें एक खरोंच का मतलब मौत था। तभी संभावित भविष्य के बारे में सोचना संभव हो सका। हालांकि यदि वह इतना भी जीवित नहीं रह सका तो इसका मतलब था कि रास्ते में कहीं न कहीं देर सबेर वह गिर ही जाएगा। जबकि बाई जेमिन ने अपनी शारीरिक स्थिति की जांच की, शांगगुआन बिन जू भस्म हुए मैना को ठीक करने के लिए दूसरे कोने में बैठ गया था। आखिरकार वह आगामी लड़ाई में एक आवश्यक सेनानी थी। इसके अलावा कभी कभी वह जटिल आंखों से उसकी ओर देखती थी। नफरत थी लेकिन कृतज्ञता भी थी, स्वीकृति थी लेकिन अस्वीकृति भी थी। जटिल और विरोधी भावनाएं लगातार एक साथ मिश्रित होती गईं। अध्याय 47 तैयारियां तैयार हैं, भाग 2 अंतिम। शांगगुआन बिन जू स्वभाव से एक सावधान व्यक्ति थे। इसके अलावा ऐसी सतर्कता विशेष रूप से पुरुषों के प्रति अधिक थी क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसे अपनी शक्ल के आधार पर पुरुषों से अलग अलग रूप और व्यवहार मिला था। हालांकि ये तथ्य कि बाई जेमिन ने तब भी अपनी बात रखी जब उसे स्पष्ट रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ था और यहाँ तक कि इस मिशन पर उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, उसने उसे अचंभित कर दिया था। साथ ही इससे उसे एहसास हुआ कि शायद सभी लोग या यहाँ तक कि सभी पुरुष उसकी ओर एक ही तरह से नहीं देखेंगे या व्यवहार नहीं करेंगे। बेशक ऐसा विचार अभी भी अपनी शिशु अवस्था में था और बस एक क्षणभंगुर विचार था। क्या वह विचार किसी और चीज में बदलेगा, जैसे कि आत्मविश्वास? ये कहना जल्दबाजी होगी। पूरे 3 घंटे तक इमारत के अंदर रहने के बाद शांगगुआन बिन जू का मन आने वाली लड़ाई को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गया था। इन 3 घंटों के दौरान चारों में से किसी ने भी विशेष रूप से कुछ नहीं किया। केवल चेन्हे और शांगगुआन बिन जू ने कभी कभार बातचीत की और लियांग पेंग ने कुछ ऐसा कहकर अचानक रुकावट पैदा की जो बहुत सार्थक और असंगत नहीं था। जहां तक बाई जेमिन की बात है, वह बस एक कोने में चुपचाप बैठा एक छोटी सी तस्वीर को लालसा भरी नजर से देख रहा था जिसे लिलित के अलावा कोई नहीं देख सकता था, जो चुपचाप उसके पास बैठा था। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे, जिनके पीछे एक वयस्क जोड़ा था, जिनके पीछे मुश्किल से 8 या 9 साल का एक छोटा लड़का और लड़की थी। पृष्ठभूमि में खूबसूरत हरा भरा दृश्य था जहां पेड़ दूर तक अंतहीन समुद्र की तरह फैले हुए थे। ये तस्वीर बाई जेमिन के माता पिता, उनकी छोटी बहन और उनकी पारिवारिक तस्वीर थी। उस समय उनका जन्मदिन था और उनकी मां ने पूरे परिवार के साथ चीन की महान दीवार और इतिहास के साथ अन्य खूबसूरत जगहों की यात्रा करने का फैसला किया था। यह एक अनमोल स्मृति थी जिसे बाई जेमिन हमेशा हर जगह अपने साथ ले जाती थी। विश्वविद्यालय और अपने घर के बीच की दूरी के कारण वह अक्सर अपने परिवार से नहीं मिल पाता था। अब इस पागल दुनिया में जहां विश्वास और विश्वासघात अतीत की तुलना में और भी अधिक साथ साथ चलते हैं, बाई जेमिन केवल अतीत की यादों से गर्मी बटोर सकती हैं जो पहले उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि वह इसे कुछ सामान्य मानते थे। परिवार? लिलिथ ने पूछा, भले ही उसे उत्तर पहले से ही पता था। आखिरकार 6 दिनों में ये पहली बार था कि उसने उसके आमतौर पर पत्थर जैसे कठोर चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति देखी थी। बाई जेमिन ने जवाब में सिर हिलाया। हालांकि वह और लिलिथ ज्यादा बात नहीं करते थे, बाई जेमिन को पता था कि वह उसके लिए वहां थी और यह अजीब था, लेकिन उसकी आत्मा में गहराई से उसे भरोसा था कि वह उसे धोखा नहीं देगी। हालांकि वह आमतौर पर चुप रहते थे, बाई जेमिन को बहुत सहज महसूस होता था क्योंकि सोल रिकॉर्ड के इस दुनिया में आने से पहले भी वह कभी भी अधिक बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। आमतौर पर उन्हें घेरने वाली शांति किसी भी तरह से असहज नहीं थी, इसके विपरीत ये बेहद आरामदायक थी। मेरा मन लगभग पूरी तरह ठीक हो गया। शांगगुआन बिन जू की बर्फीली आवाज ने बाई जेमिन को उसके विचारों से बाहर ला दिया। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो उसकी लालसा भरी निगाहें कहीं और दिखाई नहीं दे रही थीं और वह चेहरा जो व्यावहारिक रूप से उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देने देता था, एक बार फिर शासन करने लगा। यदि आप तैयार हैं तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। शांगगुआन बिन जू ने बिल्कुल उसकी तरह और इशारा करते हुए उसकी ओर देखा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अधिक समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है और अधिक देरी से चीजें पहले से भी अधिक कठिन हो सकती हैं।
बाई जेमिन उठ खड़ी हुई और उसने अश्रव्य रूप से एक हल्की सी आह भरी। शांगरुआन बिन जू और अन्य दो ने यह व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया कि उन्होंने उसी तरह सोचा जैसे उसने सोचा था और खड़े भी हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाई जेमिन कुछ चाहता है, लेकिन एक पल की झिझक के बाद उसने बस अपना सिर हिलाने का फैसला किया और बिना कुछ कहे खिड़की की ओर चल दिया। इससे पहले कि वह जा पाता, चेन हे की आवाज उसकी पीठ पर पड़ी, अरे, बाई जेमिन। बाई जेमिन ने पलटकर प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा। सावधान रहें। अगर आपको लगता है कि ज़ोंबी बहुत कठिन है तो बस दौड़ें। हम एक और दिन कोशिश कर सकते हैं। चेन हे ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। थोड़े आश्चर्य के बाद बाई जेमिन ने सिर हिलाया और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं अगले भाग के लिए आप पर भरोसा कर रही हूं। चेन हे ने उसे एक अंगूठा ऊपर उठाया मानो कह रहा हो कि यह सब उस पर छोड़ दो। ये देखकर बाई जेमिन अब घबराई नहीं और खिड़की से बाहर कूद गई और हवा के झोंके में बदल गई जो कुछ दूर स्थित इमारत की ओर बढ़ रही थी, महिला छात्रावास। जब बाई जेमिन चली गई तो लियांग पेंग ने भौहें चढ़ाकर चेन हे की ओर देखा और हंसे, मुझे लगा कि तुम्हें वह लड़का बहुत पसंद नहीं आया। क्या तुम दोनों प्यार या कुछ और में प्रतिद्वंद्वी नहीं हो? हा 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 हा। चेन हे ने भौहें सिकोड़ ली और उसे कुछ गुस्से से देखा और धीरे से कहा, जिस कारण से मैं उसे बहुत पसंद नहीं करता, वह उसके पिछले क्रूर कृत्य के कारण है। वह प्यार में मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं बाई जेमिन को उसकी क्रूरता के कारण बहुत अधिक पसंद करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूं। क्या उसे शुभकामनाएं देना स्वाभाविक नहीं है कि आखिरकार वह अभी भी हमारा सहयोगी है? तस्क कितना उबाऊ आदमी है। लियांग पेंग, जिसे उम्मीद थी कि चेन हे अपनी भावनाओं को उजागर करने के बाद शर्मिंदगी से लाल हो जाएगा, अंत में उसने अपने कंधे उचकाए और अपनी जीभ चटकाई जब उसने देखा कि सुंदर तीरंदाज की प्रतिक्रिया सामान्य और शांत थी। शांगरुआन बिन जू ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और ठंडी आवाज में कहा, यदि आपके पास बकवास करने का समय है तो आप खुद को तैयार क्यों नहीं करते? लियांग पेंग ने फूंफकारते हुए अपने कंधे पर बड़ा हथौड़ा लेकर बाहर की ओर चल दिया। इतने वजन के साथ उसने खिड़की से बाहर कूदने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो दिखावा करने की कोशिश में उसके दोनों पैर टूट सकते थे। लियांग पेंग के गायब होने के बाद शांगरुआन बिन जू ने एक डोरी जैसी प्रतीत होने वाली चीज को उठाया और उसे बर्फ के डंडे की नोक पर बांध दिया, फिर उसे जमने दिया और डोरी तथा डंडे को एक साथ जोड़ दिया। ये डोरी वास्तव में कार्बन फाइबर थी और जिम व्यायाम मशीनों से ली गई थी। यह विशेष रूप से वजन के प्रति प्रतिरोधी था और दबाव में बेहद टिकाऊ होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी लचीली सामग्री थी जो अचानक खिंचाव को सहन करने में सक्षम थी। इसका उपयोग आमतौर पर नावों, कारों, हवाई जहाज के हिस्सों, साइकिल हुप्स आदि के निर्माण में किया जाता था। हालांकि गुणवत्ता निर्भर करती थी। शांगरुआन बिन जू जिस कार्बन फाइबर केबल का उपयोग कर रहा था वह बहुत मजबूत और लचीला था। ये देखकर कि वे दोनों अकेले थे, चेन हे ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। बिन जू, लियांग पेंग ने पहले जो कहा था उसके बारे में, प्रतिद्वंद्वियों के बारे में, केंद्र। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, शांगरुआन बिन जू ने उसे रोका और खिड़की से बाहर देखते हुए उसे याद दिलाया, आपकी मदद यहाँ महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना ध्यान खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। अध्याय 48 असामान्य स्थिति। शांगरुआन बिन जू को उसे जारी रखने की अनुमति दिए बिना उसे बाधित करते हुए देखकर चेन वह फूट फूट कर मुस्कुराया और आहें भरने और काम पर जाने से पहले अपना सिर हिलाया। जाहिर है वह जानती थी कि वह क्या कहने जा रहा है। हालांकि शांगरुआन बिन जू को न केवल किसी भी रोमांटिक चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि भले ही वह चेन ही पर इतना भरोसा करती थी कि उसे अपना दोस्त कह सके, लेकिन वह बस इतना ही था, एक मित्र। दिन के अंत में उसकी दोस्ती वह थी जिसे शांगरुआन बिन जू ने संजोया था, लेकिन अगर वह इससे अधिक की तलाश में था तो इस समय उसे केवल तभी दुख होगा जब वह उसका जवाब सुनेगा। भविष्य के लिए यह कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ इतना था कि ये देखते हुए कि शांगरुआन बिन जू और चेन हे ने कितने साल एक साथ बिताए थे लेकिन फिर भी वह उसके दिल में उतरने में असफल रहे, ऐसी दोस्ती को दोस्ती से ज्यादा कुछ में बदलना मुश्किल होगा। महिला छात्रावास में
बहुत बढ़िया, इस बार हम बच गए। ली ना ने उत्तेजना और खुशी से भरी अपनी आवाज को दबाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए कहा। हम बच जाएंगे। गांव मिन और फैंग वू ने एक दूसरे को गले लगाया और वे भावनात्मक रूप से रोने लगे और रोने की हद तक पहुंच गए। यहां तक कि आम तौर पर सकारात्मक गांव मिन भी इतने दिनों तक उचित भोजन के बिना और एक ऐसी जगह में बंद रहने के बाद सारी आशा खोने लगे थे जो उनके लिए एक जेल की तरह थी। लड़कियों, देखो। वू यीजुन ने तुरंत एक युवक को महिला छात्रावास की ओर बढ़ते हुए देखा। हालांकि जब उसने उसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए इशारा करना चाहा, तो वह पहले ही बिजली की गति से गायब हो चुका था। तेज। वू यीजुन आश्चर्यचकित था और गुप्त रूप से खुश था। ये शख्स जितना ताकतवर साबित होगा, लड़कियों के लिए उतनी ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि बचाए जाने की उम्मीदें भी तेजी से बढ़ जाएंगी। लड़कियों के छात्रावास में फंसी हुई, बचने की कोई संभावना न देखकर, जहां अगर वे भूख या प्यास से नहीं मरती, तो वे एक ज़ोंबी द्वारा खाए जाने से मर जाती। ऐसी क्रूर और विनाशकारी वास्तविकता के साथ, अगर लड़कियां एक दूसरे का हौसला नहीं बढ़ाती, तो वे सभी अभी पागल हो गई होती। कुछ दिन पहले, जब उन्होंने कियाओलांग को अजेय शक्ति दिखाते हुए देखा, तो उन्हें विश्वास हो गया कि मदद आखिरकार आ गई है। हालांकि वह भी जो एक अतिमानव के समान शक्तिशाली था, उसे भी किसी अज्ञात संस्था द्वारा बुरी तरह पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। लड़कियां वास्तव में इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी समय जब वे अपना मूड ठीक करने का जश्न मना रहे थे, दरवाजे के बाहर मौजूद लाशें लड़कियों के छात्रावास की ओर बढ़ीं और दरवाजे पर हिंसक रूप से हमला करना शुरू कर दिया। चारों लड़कियों ने दोबारा आवाज निकालने की हिम्मत किए बिना अपना मुंह बंद कर लिया, यहां तक कि हिलने की भी हिम्मत नहीं की। वे चुपचाप एक साथ खड़ी रहीं। डर के मारे दरवाजे की ओर ताकते रहे। उनकी नजर में दरवाजा एक जेल का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें वे यहां फंसे हुए थे, लेकिन साथ ही यह उनके भागने और जीवित रहने का भी प्रतिनिधित्व करता था। यदि दरवाजा गिर गया, तो वे सभी जानते थे कि बचने की कोई संभावना नहीं होगी। टकराना। अचानक इमारत में कहीं से तेज धमाके की आवाज आई और शयनगृह के दरवाजे पर जोर से पीटने वाले ज़ोंबी रुक गए। लड़कियों ने राहत की सांस ली जब उन्हें लगा कि जानवर गुर्रा रहे हैं और लड़खड़ाते कदमों से विपरीत दिशा में चले गए हैं। चारों लड़कियां डर और आशा की दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखने लगीं और दरवाजे की ओर एक साथ बिस्तर पर बैठीं। अब वे बस इंतजार ही कर सकते थे। टकराना। बाई जेमिन महिला छात्रावास के मजबूती से बंद सामने वाले दरवाजे के सामने आई और उसे लात मारकर खोल दिया। धातु के दरवाजे के खुलने की आवाज हर जगह गूंज उठी और इसकी गूंज आसपास की इमारतों तक पहुंच गई। चूंकि फू जुएफेग और बाकी लोगों द्वारा आसपास की लाशों को पहले ही खत्म कर दिया गया था, इसलिए कोई प्राणी दिखाई नहीं दिया। हालांकि बाई जेमिन संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। यह ज़ोंबी बाहर क्यों नहीं आता? बाई जेमिन ने चुपचाप सोचा। अब तक, जब तक एक निश्चित मात्रा में शोर होता था, ज़ूम्बीज़ निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ते थे। हालांकि इतना हंगामा करने के बाद भी वह अजीब ज़ोंबी दिखाई नहीं दिया जो इस मिंग शुई शुई लड़की ने यहां से जाने से पहले देखा था। जैसे ही वह धीमे और सतर्क कदमों से इमारत के अंदर की ओर चला, बाई जेमिन की सतर्कता एक और स्तर बढ़ गई। हालांकि मिंग शुई शुई ने कहा था कि कियाओलांग ने तीसरी मंजिल पर पीछे हटने से पहले पहली 2 मंजिलें साफ कर ली थीं, बाई जेमिन को उस समय अपनी आंखों से देखी गई चीजों के अलावा किसी भी चीज पर भरोसा नहीं था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, बासी खून और सड़ते मांस की गंध बाई जेमिन के नथुनों में समा गई। ज़ोंबी लाशें और लोग हर जगह पड़े हुए थे, जिससे एक भयावह दृश्य पैदा हो गया जो दुनिया के सबसे मर्दाना आदमी को डराने के लिए काफी डरावना था। हालांकि इतने सारे लोगों को मरते हुए देखने और अपनी आंखों से अनुभव करने के बाद बाई जेमिन को लगा कि वह कम से कम इतना तो सहन कर सकते हैं। अतः कुछ क्षण रुककर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। निचली मंजिल जीवन के किसी भी लक्षण से रहित थी, उस क्षेत्र में केवल लाशें और मौत ही देखी जा सकती थी। सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने के बाद दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर बाई जेमिन ने जो स्वागत किया, वह बिल्कुल वही दृश्य था जो उसने पहली मंजिल पर देखा था, और यदि यह प्रत्येक शरीर पर अलग अलग कपड़ों अमृत अवस्था में गिरने के बाद की स्थिति के लिए नहीं था, शायद उसने सोचा होगा कि वह अभी भी पिछली मंजिल पर है।
तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर आखिरकार बाई जेमिन को हलचल के संकेत दिखे। 50 से अधिक लाशें धीरे धीरे गलियारे से नीचे सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। ये सभी ज़ोंबी महिलाएं थीं जो खरोंचने या काटने के बाद संक्रमित हो गई थीं या जो सोल रिकॉर्ड और मैना आंदोलन के आने के बाद नासमझ प्राणी बन गई थीं। जबकि बाई जेमिन जैसे किसी व्यक्ति के लिए 50 लाशें बिल्कुल भी चुनौती नहीं थीं। जब आप उन 50 लाशों को एक बंद जगह में रखते हैं जहां ठीक से चलने के लिए मुश्किल से कोई जगह बची थी तो चीजें अलग थीं और कठिनाई अनगिनत गुना बढ़ गई थी। सौभाग्य से उसके लिए उसके रेयर ग्रेड ट्रेजर फुल कोट की बदौलत चीजें उतनी जटिल नहीं थीं जितनी लगती थीं। इसके अलावा ज़ोंबी और मूर्ख जानवरों के विपरीत मनुष्य किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए जवाबी उपायों के बारे में सोच सकते हैं। अध्याय 49 एक वजन सक्कुबस। एक पल के विचार के बाद और यह विचार करने के बाद कि कोई प्राणी उसके जीवन को खतरे में डालने में सक्षम था, बाई जेमिन ने लिलिथ के सामने दिखावा करने की कोशिश करने के बजाय इसे सुरक्षित खेलने का फैसला किया। वह सीढ़ियों की ओर पीछे हट गया जब तक कि वह दूसरी मंजिल पर नहीं पहुंच गया और वहां लाशों का इंतजार करने लगा। उसकी पीठ लगभग एक दीवार को छू रही थी और उसके शरीर का बायां हिस्सा उस कोने के सामने था जहां सीढ़ी की दीवार और निचली मंजिल की दीवार मिलती थी। इस तरह वह पीछे से हमला होने से बच सकता है, वह अपने क्षतिग्रस्त हाथ से हमले से बच सकता है, और साथ ही अगर कोई उस पर एकमात्र संभावित कोण से हमला करने की कोशिश करता है तो वह अपने दाहिने हाथ से तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा। पहली लाश जल्द ही सीढ़ियों तक पहुंच गई और नीचे उतरने लगी। हालांकि जैसा कि अपेक्षित था, वे अपने चेहरे के बल गिर पड़े जब वे नीचे लुढ़के जहां बाई जेमिन उनका इंतजार कर रही थी। क्योंकि ज़ोंबी अपने शरीर को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके और क्योंकि वे केवल एक सीधी रेखा में आगे बढ़ना जानते थे, सीढ़ियों की सीढ़ियां उनके लिए विनाश बन गईं। बाई जेमिन ने अपनी तलवार को बार बार ऊपर नीचे घुमाया। लाशों के सिर लगातार फर्श पर लुढ़क रहे थे और बढ़ते कत्लेआम के बाद खून जमा होना शुरू हो गया था जिससे उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा लाल तालाब बन गया था। लेकिन ये सिर्फ बाई जेमिन नहीं थी जो ज़ोंबीज़ को मार रही थी। पीछे से आने वाले ज़ोंबी अक्सर अन्य ज़ोंबी को कुचल कर मार डालते थे और कई अन्य ज़ोंबी फर्श पर जोर से टकराने के बाद सिर के बल गिर रहे थे और उनकी गर्दन टूट रही थी। 2 मिनट बाद बाई जेमिन ने सभी 50 लाशों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। गिरने के बाद एक भी ज़ोंबी प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका, इससे पहले कि उनका सिर जमीन पर लुढ़क जाए। आप तलवार से थोड़ा बेहतर हो गए हैं। लिलिथ ने उसके क्रॉच को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया और चंचल स्वर में कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम भी उस तलवार के साथ इतनी अच्छी हो। बाई जेमिन के मुंह का कोना 2-3 बार सिकुड़ा। हालांकि हमेशा की तरह चुप रहने के बजाय इस बार उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछने का फैसला किया जो कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। लिलिथ, चूंकि तुम एक सक्कुबस हो, तुम शायद अपने पूरे जीवन में कई पुरुषों के साथ सोई हो, नहीं? आप? लिलिथ ने इस साहसी प्रश्न से थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें खोली। हालांकि उसे कोई शर्म महसूस नहीं हुई और उसने सपाट आवाज में जवाब दिया, तुम इंसानों की कल्पना बहुत जंगली है। आपका क्या मतलब है? बाई जेमिन ने फिर से सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। उसने अपनी घबराहट को शांत करने और छुपे हुए प्राणी को लुभाने के लिए लिलिथ से बात करने का फैसला किया। वास्तव में लिलिथ के चुटकुले अक्सर बाई जेमिन के भारी मूड को शांत कर देते थे और वह निस्संदेह एक कारण था कि वह अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ रहने में सक्षम था। भले ही मैं एक सक्कुबस हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे सत्ता हासिल करने के लिए एक आदमी के साथ सोना होगा। लिलिथ ने कुछ कदम पीछे उसका पीछा किया और अपनी आंखें घुमाते हुए धीरे से कहा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? बिल्कुल आपकी तरह, आगे विकसित होने और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए मुझे शक्तिशाली दुश्मनों को हराने और भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है। उन्हें बाई जेमिन अपने चेहरे पर हल्के आश्चर्य के साथ पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक सकी और उन्होंने अपने पूरे जीवन का सबसे बेवकूफी भरा सवाल पूछा, लेकिन क्या आप सक्कुबस नहीं हैं? शैतान के प्यार के लिए क्या तुम मूर्ख हो? लिलिथ मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके सिर पर तमाचा मारा और गंभीर स्वर में कहा, हालांकि हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो कामुक हैं, मैं ऐसा नहीं हूं।
क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके साथ मजाक किया है मैं सो गया हूं कई पुरुषों के साथ? यह विश्वास करना भले ही कठिन हो, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी पुरुष को अपने नग्न शरीर को देखने की भी अनुमति नहीं दी, किसी के साथ सोना तो दूर की बात है। बाई जेमिन के कदम रुक गए और वह अविश्वास से भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगा। कुंवारी, उसमें गलत क्या है? लिलिथ ने मोहक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब मेरी पवित्रता छीनना चाहते हो? क्या लिटिल जेमिन, तुम बहुत बुरे आदमी हो राक्षस की फुसफुसाहट सुनकर बाई जेमिन की सांसें कुछ हद तक उखड़ गईं और उसने ये पूछने पर पछतावा करते हुए जल्दी से अपना सिर हिला दिया। लिलिथ ने भी यह जानकर मजाक करना बंद कर दिया कि बाई जेमिन का जीवन खतरे में है और धीरे धीरे कुछ बातें समझाना शुरू कर दिया। आप इंसान जो कल्पना करते हैं और जो कहानियां आप बनाते हैं वे बिल्कुल सही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हम सुकुबी स्वभाव से सुंदर हैं और हमारा लिंग अपील अविश्वसनीय रूप से अधिक है। लेकिन बस इतना ही, हमारा आकर्षण अधिक है। ठीक है, हालांकि मैं शायद अस्तित्व में सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हूं और यहां तक कि उच्च अस्तित्व में भी मुझे अभी तक ऐसी महिला नहीं मिली है जो मुझसे आगे निकलने में सक्षम हो। छोटा जमीन। वाह, आपकी विनम्रता सचमुच अविश्वसनीय है। बाई जेमिन ने मजाक करते हुए 3 लाशों के एक समूह का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो एक कमरे से बाहर आए थे, जिसका दरवाजा लात मारकर गिरा दिया गया था। अरे, मैं गंभीर हूं। लिलिथ ने एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया जिसे धमकाया गया था। उसकी मासूम हरकत बेहद प्यारी और आकर्षक थी, जो उसके मोहक शरीर के साथ एक सुंदर विरोधाभास पैदा कर रही थी। हाँ हाँ, बाई जेमिन ने लापरवाही से सिर हिलाया और उसने लाशों का वध जारी रखा। आप जो भी कहें, महामहिम सुंदर रानी। टस्क। लिलिथ को पता था कि बाई जेमिन को उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसने बस अपनी जीभ चटकाए और उसकी आंखों में झिझक का भाव चमक उठा। हालांकि अंत में उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फैसला किया कि वह नहीं करेगी जो वह सोच रही थी, अन्यथा चीजें हाथ से निकल सकती थीं। दूसरी ओर, बाई जेमिन ने पहले ही 1300 से अधिक लाशों को खत्म कर दिया था जो तीसरी मंजिल पर बिखरी हुई थी। महिला छात्रावास विशाल था, जैसा कि पुरुष छात्रावास था। आखिरकार विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था और छात्रों की संख्या गिनने के लिए बहुत अधिक थी। हालांकि यह सच था कि हर कोई परिसर में नहीं रुका, कम से कम 40% रुके। पुरुष छात्रावास और महिला छात्रावास बड़ी इमारतें थीं जो केवल 4 या 5 मंजिल ऊंची थीं, लेकिन आसपास कई गज तक फैली हुई थीं। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 5 की आत्मा शक्ति हासिल कर ली है। आपने स्तर 21 तक का स्तर हासिल कर लिया है। आपने स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्थिति अंक हासिल कर लिए हैं। ओह, अच्छा समय है। बाई जेमिन को थोड़ी थकावट महसूस होने लगी थी। हालांकि 500वें ज़ोंबी को मारने के बाद उसके रेटिना में एक मधुर संदेश दिखाई दिया, जिसमें बताया गया था कि उसका स्तर बढ़ गया है, जिससे उस थकावट से तुरंत राहत मिल गई। लगभग 10 मिनट के बाद बाई जेमिन ने अंततः चौथी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता साफ कर दिया था। मिंग शुई शुई द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार, कियाओ लांग को तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर एक अजीब ज़ोंबी ने खदेड़ दिया था और अब तक लगभग सब कुछ मेल खाता था, क्योंकि बाई जेमिन कियाओ लांग के कौशल के हवाई तोपों द्वारा नष्ट की गई लाशों को नहीं देख सकती थी। लेकिन तब वह ज़ोंबी कहाँ था? बाई जेमिन का जवाब जल्द ही आ गया, क्योंकि जैसे ही उसने इमारत की चौथी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ी के शीर्ष चरण पर कदम रखा, एक भयानक दबाव ने उसके शरीर को घेर लिया, जैसे कि वह उसे एक टुकड़े में निगल जाना चाहता हो। यह दबाव इतना तीव्र था कि बाई जेमिन को अपने जीवन में अब तक केवल एक बार ही ऐसा कुछ महसूस हुआ था। अध्याय 50 एड्रेनालाइन और रक्त हेरफेर। जब बाई जेमिन के पैर इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें जो दबाव महसूस हुआ वह बहुत ज्यादा था, और हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कई मीटर की ऊंचाई से पानी का झरना उन पर गिरता हुआ कैसा महसूस होता है, उन्होंने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से यह वैसा ही महसूस होना चाहिए जैसा वह उस क्षण महसूस कर रहा था। हालांकि बाई जेमिन के मुंह का कोना हिलने के बजाय एक छोटी सी मुस्कान में बदल गया। मैं सचमुच मजबूत हो गया हूं, हाहा। बाई जेमिन जोर से हंसे और जुआन युवान तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। सही।
वर्तमान बाय जमीन अब अतीत की बाय जमीन नहीं रही। मौजूदा समय में वह लेवल 15 वाली बाय जेमिन नहीं रह गई थी, जो केवल दौड़ सकती थी और फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ जीत की मुश्किल से ही योजना बना सकती थी। वह वर्तमान में एक शक्तिशाली लेवल 21 इवोल्वर था जिसने भारी मात्रा में शुद्ध आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया था, प्रथम श्रेणी के राक्षस की आत्मिक शक्ति सहित। बाय जेमिन ने तब झिझकना बंद कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि भले ही वह आमने सामने जीतने में असमर्थ हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हार भी जाए। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि विकसित ज़ोंबी के पास किस प्रकार का कौशल है। स्थिर दृष्टि से बाय जेमिन ने अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लड मैनिपुलेशन कौशल को सक्रिय किया और इसे खुद पर डाला। बेशक उसका इरादा खुद को चोट पहुंचाने का नहीं था, उसका लक्ष्य पिछले सभी समय से भिन्न था। एड्रेनालाइन क्या था? एड्रेनालाइन एक हार्मोन था और इसे एक पदार्थ भी माना जा सकता है। इस पदार्थ में रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने, वायुमार्ग को चौड़ा करने और हृदय गति को बढ़ाने की क्षमता होती है। लेकिन ये पदार्थ कब प्रकट हुआ? जब शरीर खतरा महसूस करता है या खतरे में होता है तो वह एड्रेनालाइन का स्राव करना शुरू कर देता है और ये पदार्थ रक्त के माध्यम से शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। इसके अलावा एड्रेनालाइन के बहुत फायदे थे, उनमें से कुछ थे सजगता में सुधार, प्रतिक्रिया की गति में वृद्धि और कई अन्य प्रभाव। तो क्या होगा यदि बाय जेमिन ने अपना रक्त प्रवाह बढ़ा दिया और एड्रेनालाइन को तेज गति से यात्रा करना शुरू कर दिया? क्या यह उन विशेषताओं को और भी अधिक बढ़ाएगा? तुम पागल हो। लिलिथ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और वह बाय जेमिन को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई अज्ञात जानवर हो। ईमानदारी से कहें तो बाय जेमिन एकमात्र अस्तित्व नहीं था जो कुछ हद तक रक्त में हेरफेर करने में सक्षम था। लिलिथ किसी ऐसे व्यक्ति को जानती थी जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, जिसके पास समान प्राकृतिक कौशल था। हालांकि उस अन्य अस्तित्व ने स्पष्ट रूप से स्वयं पर इस तरह के कौशल का उपयोग आत्म विनाशकारी तरीके से करने के बारे में कभी नहीं सोचा था जब वह अभी भी कमजोर था। द रीजन, किसी के अपने शरीर पर अपने कौशल का उपयोग करना बेहद खतरनाक था जब तक कि ऐसा कौशल किसी प्रकार का आशीर्वाद या लाभ न हो। हालांकि बाय जेमिन का रक्त हेरफेर कौशल हमला करने के लिए बनाया गया कौशल था, न कि खुद पर इस्तेमाल करने के लिए। तब तो और भी अधिक जब उसके पास अपने कौशल पर आरंभिक निपुणता भी नहीं थी। हालांकि यह जोखिम भरा था, बाय जेमिन की स्थिति शुरू से ही खतरनाक थी। इसके अलावा इस दुनिया में अगर किसी ने शुरुआती चरणों में जोखिम नहीं उठाया, जब सब कुछ सरल था, तो वह केवल बाद के चरणों में मृत्यु की उम्मीद कर सकता था। बाय जेमिन ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ गया था और यही कारण है कि उसने जुआ खेलने का फैसला किया। और उसकी उच्च जादुई शक्ति के साथ उसका जुआ सही साबित हुआ। अपने रक्त हेरफेर कौशल को सक्रिय करने के बाद उसे अपनी हृदय गति बढ़ती हुई महसूस हुई और उसके पूरे शरीर में रक्त सामान्य से दोगुनी तेजी से चलने लगा। बाय जेमिन ने इससे अधिक जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं की। उनकी पुतलियां फैल गईं, जिससे उनके आसपास के परिवेश की समग्र दृष्टि में सुधार हुआ। एड्रेनालाइन के तेज परिसंचरण के कारण रक्त शर्करा में वृद्धि हुई और बाय जेमिन को महसूस हुआ कि कैसे उनके शरीर में पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा है। ऐसा करना बेहद खतरनाक था और इसमें लगातार मन की खपत होती थी क्योंकि बाय जेमिन को अपने रक्त हेरफेर कौशल को लगातार सक्रिय रखना पड़ता था। हालांकि इस बिंदु पर जब तक लड़ाई जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो गई, यह अच्छी बात थी। बाय जेमिन ने अपने पैरों के नीचे जमीन खिसका दी और अजीब ज़ोंबी की तलाश में अपरिचित गलियारों के बीच चमकते हुए पूरी गति से आगे बढ़ गया। उसकी तेज गति और उसकी तुलना में गलियारे कितने छोटे थे, एक निश्चित दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार कम दूरी तक पलकें झपका रहा हो। पहली 2 मंजिलों के विपरीत चौथी मंजिल व्यावहारिक रूप से अछूती थी, जो लाशों और खून से भरी हुई थी। वहां ज़ोंबी या किसी अन्य अजीब प्राणी का कोई संकेत नहीं था, इसलिए बाय जेमिन ने सही ढंग से मान लिया कि चौथी मंजिल पर सभी लाशें शायद तीसरी मंजिल पर चली गईं और वहां लाशों में शामिल हो गईं। उन्होंने बताया कि उनमें से इतने सारे क्यों थे। एक और अजीब बात यह थी कि अभी तक कोई दरवाजा नहीं टूटा था और जबकि कई दरवाजे खुले थे, ज्यादातर मजबूती से बंद थे, इसलिए संभावना अधिक थी कि अंदर अभी भी लोग जीवित थे क्योंकि अगर वे लाश होते तो शायद वे दरवाजे को नष्ट करने के लिए लड़ते। पहले दिन भोजन की तलाश में दुनिया बदल गई।
बाई जेमिन ने अपने बैकपैक से खून की कई बोतलें निकाली और जब उसने अपने आधे टूटे हाथ से बोतलें खोली तो उसकी नसों में प्रवाहित हो रहे एड्रेनालाइन के कारण उसे लगभग दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर वह जमीन पर खून फैलाने लगा। जिस भी गलियारे से वह गुजरा, बाई जेमिन ने जमीन पर खून की 2 लीटर की बोतल फैला दी। अंत में 20 से अधिक बोतल रक्त के बाद और आपातकालीन स्थिति के लिए खुद को केवल 10 आरक्षित रखने के बाद और अपने रक्त हेरफेर को विकसित करने के लिए आवश्यक फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल रक्त को छोड़कर बाई जेमिन अपने ट्रैक पर मृत हो गए और धैर्यपूर्वक वहीं इंतजार करते रहे। हालांकि वह ये समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में भयानक दबाव कहां से आ रहा था, वह यह महसूस कर सकता था कि प्राणी तेजी से उसकी ओर आ रहा था। अचानक बाई जेमिन को लगा कि हवा का झोंका उसकी ओर आ रहा है और बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी तलवार से तिरछे वार करते हुए एक तरफ कूद गया। बजना। 2 टकराती हुई धातुओं की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी, जो व्यावहारिक रूप से पूरी 4थी मंजिल तक पहुंच गई। यह इस बात का सबूत है कि दोनों के बीच टकराव कितना शक्तिशाली था।